हेलो एवरीवन। सो अपने कंटिन्यूटी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू फाइंड या हाउ टू डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ जीआईएफ। लाइक जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते थे उनके रिस्पेक्ट में डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है या फिर वो कंटिन्यूअस कैसे हैं उसको डिफाइन कैसे करते थे। सो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पहले, फिर आई का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा समझना, जीआईएफ की कंटिन्यूटी क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन जनरल वी नो कि जो जीआईएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूएट एट सम पॉइंट्स एंड टू बी स्पेसिफिक एट सम इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस भी किया था कि कंटिन्यूटी में कंटिन्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का होगा, डिसकंटिन्यूटी का, और टू बी प्रिसाइज नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स का। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन जीआईएफ। क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। सभी फंक्शन जीआईएफ के फॉर्म के हैं तो हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस हैं उन पॉइंट्स को डिफाइन कर देंगे, बाकी हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। मैंने आपको जीआईएफ के लिए एक बहुत सिंपल लॉजिक दिया था। दैट लॉजिक वाज कि जीआईएफ के अंदर का वैल्यू और जीआईएफ के अंदर का फंक्शन जब जब इंटीजर बनेगा उन सब पॉइंट्स पे ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यही लॉजिक को लेकर स्टार्ट करो। आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। नाउ हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो log x टू द बेस e है ये कब कब इंटीजर बनेगा। इसको मैंने k बोल दिया, where k belongs to इंटीजर। ठीक है, नाउ अब मुझे चेक करना है x के वो सारे वैल्यूज जिस पे ये इंटीजर बने। सो इंटीजर मतलब क्या हो गया, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज करो यहाँ पे जीरो, तो आई नो कि log का वैल्यू जीरो कब आता है, एट x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट सपोज यहाँ पे 1 चाहिए, 1 पे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ई। नेक्स्ट यहाँ पे 2 चाहिए तो उस केस में क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। आई होप कि आपको समझेगा कि आंसर कहां से आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए तो ये e यहाँ पे जाता है e टू द पावर 1, आंसर इज 1। यहाँ पे 2 चाहिए तो e टू द पावर 2, आंसर इज 2। एज वेल एज नेगेटिव आंसर्स भी पॉसिबल है। सपोज यहाँ पे -1 चाहिए तो अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ई टू द पावर -1। अगर -2 चाहिए सो x इक्वल टू e टू द पावर -2 एंड सो ऑन। ऐसे मुझे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिलेंगे। तो फाइनली मुझे लिखना चाहिए इसका जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये होंगे अपने पास x इक्वल टू e टू द पावर -2, e टू द पावर -1, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1 e स्क्वायर एंड सो ऑन। ये होंगे अपने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाउ यही लॉजिक आगे हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जहां तक इजीली अप्लाई हो पाएगा। लाइक द सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, नाउ आई नो साइन इनवर्स एक्स जो अपने पास फंक्शन है उसमें इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या है, उसका रेंज क्या क्या होता है। तो हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो आंसर है ये हमेशा -π/2 से लेके +π/2 तक लाई करता है। हमको पता है साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज। नाउ अब अगर मैं π/2 से अप्रोक्सीमेटली इसको ऑब्जर्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो है ये माइनस ऑफ π/2 मतलब होता है 1.57, तो -1.57 से +1.57 तक लाई करता है। अब इतने इंटरवल में, इस रेंज में कितने इंटीजर वैल्यू आएंगे, तो आई कैन से देयर आर 3 इंटीजर वैल्यूज, -1, 0 एंड 1। तो यहां मुझे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे। पहला पॉइंट जब साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1। दूसरा पॉइंट जब साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा अपने पास 0। एंड तीसरा पॉइंट व्हेन साइन इनवर्स एक्स बिकम्स +1। अब यहां आप लोग छोटी सी मिस्टेक करते हो, बोलते हो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 मतलब एक्स इक्वल टू -π/2। नहीं, उल्टा, इनवर्स है साइन इनवर्स एक्स का आंसर -1 मतलब यहां से आएगा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट x इज इक्वल टू साइन ऑफ -1। ध्यान रखो इस चीज को, मिस्टेक नहीं करना। सेम साइन इनवर्स x इक्वल टू 0, तो साइन का वैल्यू 0 कब आता था, 0 पे, तो यहां से तो सिंपल आंसर मिलेगा x इक्वल टू 0 और साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू साइन 1। तो ये 3 होंगे इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो यहां मुझे लिखना चाहिए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू साइन ऑफ -1, 0 एंड साइन ऑफ 1। साइन ऑफ -1 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन 1, दोनों सेम होगा बेसिकली।
मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। अब देखो स्टार्टिंग दोनों में कोई कंडीशन नहीं थी एक्स के ऊपर, हमने जनरलाइज आंसर निकाला, जनरल वैल्यू पे कमेंट किया। थर्ड क्वेश्चन में एक्स पे कंडीशन दी है, यहाँ क्या बोला है कि एक्स ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्स अगर पॉजिटिव है तो जरा इस वैल्यू पर डिस्कस कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या क्या हो सकता है। क्या मैं ऐसा बोलूं कि इफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ एक्स इज पॉजिटिव तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर भी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। कुछ नहीं, दोनों साइड 1 को ऐड किया। अब जो इसका डिनोमिनेटर है वो 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जब मैं इसको 1 पुट करूंगा तो क्या मुझे जीआईएफ के अंदर 2 मिलेगा, विच इज अ इंटीग्रल वैल्यू, तो मुझे यहां से डायरेक्टली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे। समझना मैं इस केस को सॉल्व कैसे कर रहा हूं। जो स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन थे वहां पे मैंने क्या किया, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का इंटीग्रल बना के लॉजिक यूज किया, बट यहाँ पे मैं इस लॉजिक को अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज वहां पे कोई डायरेक्ट कंडीशन नहीं है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज को चेक कर रहा हूँ। देखना कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 या 1 से बड़ा नंबर कोई भी हो सकता है। तो पहले मैंने बोला कि इसको 1 पुट करते हैं। जब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 पुट किया तो जीआईएफ के अंदर क्या बनेगा, 2 विच इज अ इंटीजर। तो हमने क्या कमेंट किया था, जिस वैल्यू को पुट करने पे जीआईएफ के अंदर इंटीजर बन जाए वो फंक्शन या वो पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो पहला पॉइंट मुझे मिल गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो x इक्वल टू 0 होगा बेसिकली, तभी तो ये 1 बनेगा अपने पास, क्योंकि हमने क्या बोला, डिनोमिनेटर बना है 1। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर 1 या 1 से बड़ा वैल्यू कोई भी हो सकता है। सपोज नेक्स्ट वैल्यू मैंने बोला 1 के बाद 2। अब अगर डिनोमिनेटर 2 हुआ तो 2/2 वापस से क्या बनेगा, इंटीजर। मतलब अगेन ये अपने पास क्या बन गया, इंटीजर। दैट मींस अगेन ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाउ अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 है तो यहां पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1, और अगर एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी, प्लस माइनस 1। अब यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना था, प्लस माइनस 1 दोनों अपने आंसर नहीं होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिलेगा 1। अब इसके आगे आप कहीं भी जाओगे ना, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 से बड़ा, तो कभी भी आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगा। द रीजन बीइंग, आपका जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 से बड़ा हुआ तो ये नेट नंबर ऑलवेज 1 से छोटा होगा, और यू कैन से 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, इसलिए अब ये कभी इंटीजर बन ही नहीं सकता। ठीक है, लॉजिक मैंने कहां से डिफाइन किया, मैंने लॉजिक यहां से डिफाइन किया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा है। अगर वो वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 या 1 से बड़ा होगा। तो एक तो 1 पे ये इंटीजर बन रहा था, दूसरा 2 पे ये इंटीजर बन रहा था, उसके बाद आगे कभी भी जाओ तो ये कभी इंटीजर नहीं बनेगा। दिस वुड ऑलवेज बी अ फ्रैक्शन विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। उस पॉइंट पे हमेशा जीआईएफ क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो इस पूरे पार्ट से एक लॉजिक को ध्यान रखो कि जीआईएफ डिसकंटिन्यूअस खाली उसी पॉइंट पे होगा जहां पे अपने पास जीआईएफ के अंदर का वैल्यू क्या बनेगा, एक परफेक्ट इंटीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस टाइप। यहां दिया था, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ट्वाइस cos x with its graph under the range from 0 to 2 pi. Okay, so कंटिन्यूटी को या डिसकंटिन्यूटी को मुझे डिस्कस करना है अंडर द कंडीशन कि इंटरवल 0 to 2 pi चेक करना है। नेक्स्ट इज उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा इस फंक्शन को कि जो ट्वाइस cos x है ये कितने इंटीग्रल वैल्यू लेगा और कैसा होगा। सो वी नो कि cos x का जो रेंज है वो होता है -1 to +1। अगर cos x का रेंज है -1 to +1 तो ट्वाइस cos x का रेंज क्या होगा, ये होगा अपने पास -2 to +2। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज कि -2 से +2 को लेके हमारे पास 5 इंटीग्रल वैल्यूज हैं और हमको कमेंट करना है कि ये 5 इंटीग्रल वैल्यूज कहां पे आएंगे, बिकॉज वही अपने क्या होंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्वाइस cos x इक्वल टू -2। ठीक है, ट्वाइस cos x इक्वल टू -2 मतलब cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, -1। उस इंटरवल के अंदर cos x का वैल्यू -1 तो एक ही जगह हो सकता है, दैट इज पाई। तो ये मेरा एक पॉइंट आया। ठीक है, नेक्स्ट ट्वाइस cos x इक्वल टू -2 तो हो गया, तो अब नेक्स्ट आएगा -1 मतलब cos x इक्वल टू -12। अब वी नो कि जो हमको वैल्यू दिया है 0 to 2 पाई, इसमें चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, तो cos नेगेटिव कहां होता है,
कॉस नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। सो यहां से मुझे दो आंसर मिलेंगे, पाई प्लस पाई बाई थ्री, 4 पाई बाई थ्री एंड 2 पाई बाई थ्री। सो एक पॉइंट रहेगा अपने पास 2 पाई बाई थ्री, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपने पास 4 पाई बाई थ्री। ये आए दो पॉइंट फ्रॉम दिस वैल्यू। नेक्स्ट इज ट्वाइस कॉस एक्स इक्वल टू 0। कॉस का वैल्यू या ट्वाइस कॉस एक्स 0 मतलब कॉस एक्स भी क्या होना चाहिए 0। कॉस का वैल्यू 0 कहां कहां होता था, प्लस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू। सो यहां से भी दो वैल्यूज मिले, एक तो मैं बोल दूंगा पाई बाई टू, दूसरा 3 पाई बाई टू, बिकॉज माइनस पाई बाई टू तो अलाउड नहीं है, बट 3 पाई बाई टू अपने रेंज में लाई कर रहा है। नेक्स्ट ट्वाइस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2। अब आएगा कि अपने पास cos x पॉजिटिव कहां कहां होता था, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। सो यहां से आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा अपने पास पाई बाई थ्री और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, मतलब 5 पाई बाई थ्री। ये होगा अपना नेक्स्ट पार्ट। एंड द लास्ट पार्ट विच वुड बी ट्वाइस कॉस x इज इक्वल टू 2, मतलब cos x इक्वल टू 1। cos x इक्वल टू 1 कहां कहां होगा, सो ये होगा दो पॉइंट पे 0 एज वेल एज 2 पाई, दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द गिवन इंटरवल। सो यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरे पास 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, 9 पॉइंट्स मिले हैं जिसपे डिसकंटिन्यूटी लाई कर सकती है। नाउ अब हमको चेक करना है ग्राफिकली भी कि कैसा इनका ग्राफ दिखेगा या क्या होगा। सो उस पार्ट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सिर्फ cos x का ग्राफ बनाऊंगा फ्रॉम 0 टू 2 पाई। सो आई नो 0 टू 2 पाई में यहां से ऐसा कुछ स्टार्ट होगा और यहां पे कंप्लीट होगा। ये वैल्यू अपना रहेगा 2, यहां पे रहेगा 0 डिग्री, दिस शुड बी पाई बाई 2, यहां बीच में आ जाएगा पाई, दिस शुड बी 3 पाई बाई 2 एंड यहां आ जाएगा अपने पास 2 पाई। नाउ अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो वैल्यूज, ऑब्वियसली अपर रेंज यहाँ पे +2 है, लोअर रेंज हो जाएगा मेरे पास -2, बिकॉज ट्वाइस कॉस एक्स की हम लोग बात कर रहे थे। नाउ अब मैं ये जो वैल्यूज है इन सबको प्लॉट करता हूँ, बिकॉज इनके अबाउट मुझे फंक्शन को चेक करना रहेगा। सो 0 ऑलरेडी प्लॉटेड है, 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। पाई बाई 2 ऑलरेडी है, पाई बाई 3 जो होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, लेट अस से दिस वैल्यू भी पाई बाई 3। पाई बाई 3 के बाद नेक्स्ट दिख रहा था मुझे पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद नेक्स्ट आएगा 2 पाई बाई 3। सो इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं हो जाएगा 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट 2 पाई बाई 3 के बाद पाई है, पाई इज ऑलरेडी देयर। पाई के बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास 4 पाई बाई 3। सो इन दोनों के बीच में यहां पे कहीं आ जाएगा अपने पास 4 पाई बाई 3। नाउ नेक्स्ट इज 3 पाई बाई 2 ऑलरेडी देयर, 5 पाई बाई 3। ये पॉइंट भी यहाँ पे ले आते हैं। सो यहाँ पे कहीं होगा अपने पास 5 पाई बाई 3। एक बार चेक करते हैं, टोटल 9 पॉइंट्स हमारे प्लॉट होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। नाउ अब ग्राफ कैसे बनता है वो समझना। स्टार्टिंग में हमने ऑब्जर्व किया कि 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आया है, पाई बाई 3। आई नो एग्जैक्टली 0 पे आंसर क्या था, 2 आएगा, तो यहाँ पे तो ये आ गया। और जब आप 0 से आगे बढ़ोगे तो कॉस में क्या होता है, वैल्यू कम होती है। सो पाई बाई 3 जो आपका पॉइंट था उसको ऑब्जर्व करो। पाई बाई 3 पॉइंट कहां दिख रहा है, यहाँ पे। उस पॉइंट पे cos x का वैल्यू क्या है, 1/2। cos x इज 1/2, तो ट्वाइस cos x क्या हो जाएगा 1। मतलब यहां से लेके सारे पॉइंट्स पे, यहां से लेके यहां तक आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे 1। ये अपना ग्राफ हुआ 0 से लेके पाई बाई 3। पाई बाई 3 के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, पाई बाई 2 दिख रहा है। पाई बाई 3 से पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 देखो कहां पे है, पाई बाई 2 यहाँ पे, इन सब पे आंसर क्या आ रहा है 0। सो अगेन सेम लॉजिक आगे चलेगा, इन सब पॉइंट पे आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, पाई बाई 2 पे 0। पाई बाई 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब क्या, -12। अगर -12 है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो अब इन वैल्यूज पे आंसर क्या मिलेगा -1। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या था अपने पास, ये वाला पार्ट, इसको किया हमने सॉलिड, सॉरी 2 पाई बाई 3 ना, हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये लाइन यहाँ पे कंक्लूड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद अपने पास क्या पॉइंट आएगा 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट इज पाई। पाई पे देखो क्या दिख रहा है पॉइंट,
पाई अपने पास यहाँ पे है, पाई का आंसर क्या होता है एग्जैक्टली -2। सो यहाँ पे जो पाई है उस पे तो ये रहेगा, और यहां से लेके इस पॉइंट तक वापस से क्या आ जाएगा -2, बिकॉज नेगेटिव लाइन है अपने पास। नेक्स्ट पाई के बाद पॉइंट क्या दिख रहा है 4π/3, 4π/3 पे गए तो वापस से आंसर क्या हो गया -1/2, -1/2 का अपना GIF -1, बट क्योंकि नेगेटिव में चल रहे हैं तो आंसर तो अभी भी -2 ही रहेगा। ये पॉइंट की खास बात था, इसको समझना। द रीजन बी कि जब आप x का वैल्यू पाई से लेके 4π/3 तक दोगे तो इसके अंदर जो नंबर बनेगा वो -1 से छोटा बनेगा, और -1 से छोटे नंबर का GIF वापस से क्या हो जाएगा -2। नेक्स्ट इज 3π/2, 3π/2 पे क्या हुआ था 0, सो 0 के पहले मतलब -1 बन रहा होगा, और वो आपको देखना चाहिए सिमेट्री से भी। सो अब यहां से आपने स्टार्ट किया और यहां तक आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट एग्जैक्टली 3π/2 पे तो 0 बनना चाहिए, वी नो। और नेक्स्ट पॉइंट था 5π/3, 5π/3 पे क्या दिख रहा है आपको 1/2, मतलब अगेन ये लाइन 0 पे ही चलेगी, और यहाँ पे एक आपके पास आ जाएगा 1, और 1 के बाद वापस से आप यहाँ लाइन लेके आओगे, और नेक्स्ट इज लास्ट 2π, 2π पे एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा 2। एक चीज ऑब्जर्व करो, आपको जो ग्राफ मिला है दैट शुड बी सिमेट्रिक। ये जो पॉइंट है 1, इसका सिमेट्रिक पॉइंट 1 यहाँ पे है, ये लाइन इसका सिमेट्रिक लाइन, इस लाइन का सिमेट्रिक लाइन, एंड पूरा ग्राफ सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है? द रीजन बीइंग कि हम लोगों ने देखा है कि ये भी कौन सा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन एक तो होंगे y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक, एक उसके रेंज के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। कैसे? ये हमने 0 से लेकर 2π का प्लॉट किया है, तो आप ऑब्जर्व करो ये पाई के अबाउट सिमेट्रिक आएगा आपके पास, जो इमीडिएटली पाई के पहले है वही पाई के बाद में भी होगा। द रीजन बी कि जब मैं इस ग्राफ को शिफ्ट करके हाफ पार्ट को y एक्सिस के अबाउट लेके आऊंगा तो सिमेट्री आ जाएगी वापस से, तो वही सिमेट्री मुझे वापस रिफ्लेक्ट हो रही है बेसिकली। जो इसका ग्राफिकल पार्ट है इसको थोड़ा सा और खुद से ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझेगा कि कहाँ चेंजेस हैं, बट प्रॉपरली ग्राफिकल जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को समझने के लिए खाली एंगल्स यूज करो। लाइक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, दिस इज π/2, दिस इज 2π/3। x का वैल्यू अगर π/2 से 2π/3 है, ठीक है, सपोज आपने यहाँ पुट किया x इक्वल टू π/2, तो ये कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपने पुट किया 2π/3, 2π/3 मतलब cos 2π/3 कितना होता था -1/2, -1/2 इंटू 2 इज -1, मतलब x का वैल्यू जो आपने पुट किया है π/2 से 2π/3, तो cos x का वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज फ्रॉम 0 टू -1, 0 से -1 की किसी भी वैल्यू का GIF कितना होगा -1। तो मैंने देखो -1 की लाइन प्लॉट की है, तो ये ग्राफ पूरा उसी पे बेस्ड रहता है कि आपको दिखाना है कि हर एक इंटीग्रल वैल्यूज कहाँ आ रही है और उस पे करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसे बनेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा एक चीज और, अगर मैं प्रॉपर्ली डिसकंटिन्यूटी को ऑब्जर्व करूं तो ये जो 9 पॉइंट्स थे ये सभी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। क्यों? स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट इमीडिएटली इसका राइट हैंड लिमिट अलग हो गया एंड सो ऑन। हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या बन रहा है अपना डिसकंटिन्यूअस। तो जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं ऑल ऑफ देम आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ आपने वो क्वेश्चन किया था कि फंक्शन है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-2 का होल क्यूब अपॉन a टाइम्स sin of x-2 plus a times of cos x-2 is a continuous function in 4 to 6. Then find the set of possible values of a. अब एक चीज समझना, अपने हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी एक फंक्शन में या कंटिन्यूअस फंक्शन में बेसिकली कि जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड करते हो तो बनने वाला फंक्शन भी क्या होता है कंटिन्यूअस। जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी बनता है अपने पास कंटिन्यूअस, या उनको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड हमेशा क्या आता था कंटिन्यूअस, एक्सेप्ट द कंडीशन कि जब आप एक कंटिन्यूअस फंक्शन और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। ये एक्चुअली वही कंडीशन है, समझने का ट्राई करना। पहले इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, सेकंड पार्ट इज दिस। कि डायरेक्टली बोलूं सेकंड पार्ट तो ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया बिकॉज सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है cos, और हमने पढ़ा है कि cos का ग्राफ या cos हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मुझे इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट था अपने पास प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब जब मैं इन दोनों को बात कर रहा हूं तो एक है GIF और एक है साइन। आई नो साइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, कोई इशू नहीं है, बट GIF क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है कहां पे एट ऑल दी इंटीग्रल पॉइंट्स। तो मुझे इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बट मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 से लेके 6 तक इस इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस। तो अब मुझे उसी पार्ट को ध्यान रखना है कि मुझे इस GIF को इस तरीके से हैंडल करना है कि 4 से लेके 6 तक हमेशा ये क्या हो जाए कंटिन्यूअस।
बट एज वेल एज आई नो कि जब मैं 4 से लेके 6 तक को डिस्कस करूंगा तो कहीं ना कहीं ये इंटीजर बनेगा और उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे में समझो कि ऐसे में हम क्वेश्चन को लॉजिक क्या अप्लाई करते हैं और इनको स्टार्ट कैसे करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन a टाइम्स साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस a टाइम्स कॉस x माइनस 2। नाउ अब जनरल ट्रेंड क्या होता है ये समझना। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि GIF का वैल्यू क्या आ रहा है इसको ऑब्जर्व करने का, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है x के ऊपर। आई नो कि x जो है अपने पास वो 4 से लेके 6 को बिलोंग कर रहा है। सो आई कैन से x जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 6, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नाउ सब में से 2 सबट्रैक्ट कर दें x माइनस 2 बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4। नाउ मुझे क्या चाहिए इसका क्यूब। अब जब मैं क्यूब करूंगा सब तरफ तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब दैट मीन्स 8, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब एंड दिस बिकम्स 4 का क्यूब मतलब 64। सो यहां से मुझे एक कंडीशन मिला कि जो x माइनस 2 का होल क्यूब है ये मेरे पास 8 से लेके 64 तक लाई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द गिवन वैल्यू ऑफ x विच इज 4 to 6। अब समझो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये वही टाइप का क्वेश्चन है, समझना कैसे। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, आई नो कि इस फंक्शन की वजह से नेट फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का मतलब क्या होता है कि मैं a का ऐसा वैल्यू अज्यूम करूंगा जिसपे ये बाय डिफॉल्ट 0 बन जाए। अब वो कैसे करते हैं देखना, x माइनस 2 का जो क्यूब है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 8 से लेके 64। एंड आई नो GIF के अंदर का फंक्शन या GIF के अंदर की वैल्यू अगर मेरे पास 1 से 0 के बीच में लाई करेगी तो उसका GIF कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो हम लोग a का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसको पुट करने पे इसका जो रेशियो बनेगा वो हमेशा क्या बने, 1 से छोटा। एंड यहाँ मुझे लॉजिक दिख रहा है कि जो x माइनस 2 का क्यूब है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रहा है, 64। दैट मीन्स अगर मैंने a को 64 से बड़ा वैल्यू दिया, ठीक है, अब वो 65 भी हो सकता है, इनफैक्ट 64.1 भी हो सकता है, तो क्या आई कैन से उस वैल्यू पे मैं x कुछ भी पुट करूं विद द गिवन रेंज, ऑब्वियसली हमेशा ये नंबर क्या बनेगा, लेस देन 1, और उसका GIF कितना हो जाएगा, 0, which makes this complete function as 0। और बचेगा क्या, खाली ये फंक्शन which is always continuous at all the integral point, तो इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, which is always continuous at all the real points, तो इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, continuous। तो हमने वही लॉजिक को वापस से यूज किया। और इसको ध्यान में रखो, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहां पे GIF भी यूज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज करेंगे कि जो उसका GIF है वो क्या बन जाए अपने पास 0, ताकि वो क्वेश्चन को हैम्पर ना करे। सो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा a शुड बी ग्रेटर देन 64। 64 से बड़ा वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, फॉर ऑल दोज वैल्यू ये जो फंक्शन है ये 4 to 6 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर व्हिच इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कंटेनिंग सिग्नम फंक्शन। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि GIF वाले फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। नाउ अब चेक करते हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी। वी नो कि इन जनरल जब हम लिखते हैं सिग्नम ऑफ x, ठीक है, सिग्नम ऑफ x, तो इसको आप प्रिडिक्ट कैसे करते थे, इसके वैल्यूज इस तरीके से हम लिखते थे कि इसका आंसर होता था अपने पास -1 व्हेन x इज नेगेटिव, इसका आंसर होता था 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड इसी का आंसर होता था +1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसको ग्राफिकली ऑब्जर्व करूं, सो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था यहाँ पे कि इसका जो ग्राफ है ये नेगेटिव वैल्यू में आंसर देगा अपने को -1, सो यहां से यहां तक -1, ये पॉइंट हो गया 0। पॉजिटिव वैल्यू में आंसर देगा अपने को +1, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखता था अपने को क्लियरली, विच इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, ठीक है। बट 0 के अलावा बाकी सब पॉइंट पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है। नाउ सिग्नम की खास बात क्या होती थी, जब हम लिखते थे सिग्नम ऑफ x, ठीक है, तो इसका मतलब होता था mod x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब सिंपल सा है, जैसे GIF की कंडीशन थी कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता था तो वो डिसकंटिन्यूअस कहां होता था, वो पॉइंट पे जहां पे GIF के अंदर का फंक्शन क्या बनता है, इंटीजर। वैसे ही सिग्नम की कंडीशन आती है कि सिग्नम फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूअस होगा
जब उस फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा 0, उन सभी पॉइंट्स पे वो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। लाइक हमने यहाँ डिस्कस किया, हम क्या निकाल रहे थे सिग्नम ऑफ x, डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे हुआ था जब x हुआ था अपने पास 0। सो ये उसका ग्राफ है। वी नो सिग्नम में इन जनरल दो ही आंसर पॉसिबल होते हैं, +1 या -1। जो 0 वैल्यू है उस पॉइंट पे हमेशा क्या आती है डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट अगर मैं ऑब्जर्व करूं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी व्हिच इज रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। तो ये कौन सा हो गया, तो यहाँ पे आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि इसका LHL और RHL ये दोनों ही इक्वल नहीं है। जिस केस में LHL RHL इक्वल नहीं होते थे तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी कौन सा होता था, इट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उसमें भी अपने पास तीन टाइप थे याद है, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड ऑक्सिलेटरी। अगर मैं उस केस को ऑब्जर्व करूं तो जरा देखना, 0 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 विच इज अ फाइनाइट नंबर, 0 पे इसका राइट हैंड लिमिट क्या है +1 विच इज ऑल्सो अ फाइनाइट नंबर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास डिसकंटिन्यूटी या नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फाइनाइट टाइप, बिकॉज दोनों ही वैल्यू क्या हो गया अपने पास फाइनाइट। इन जनरल सिग्नम फंक्शन में हमको यही डिसकंटिन्यूटी मिलती है, दैट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फाइनाइट टाइप। सो यहां से हमको एक कंक्लूजन मिला कि सपोज हमको किसी सिग्नम फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट करना है, लाइक आई वांट टू कमेंट ऑन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सिग्नम ऑफ f of x, तो इसके लिए मैं बोलूंगा इट इज discontinuous, it is discontinuous at all the points, it is discontinuous at all the points where f of x is equal to 0। देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि f of x एक ही पॉइंट पे 0 होगा, मल्टीपल पॉइंट्स पे भी 0 हो सकता है, तो बी केयरफुल विद दैट पार्ट। हम एग्जांपल समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट यहाँ पे फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में था तो एक ही पॉइंट पे 0 हुआ था। बट आगे हम ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जहां पे इसके मल्टीपल पॉइंट्स भी आ सकते हैं, बट यू नीड टू बी केयरफुल विद वन पार्ट ओनली कि जब भी सिग्नम ऑफ सम फंक्शन आया है तो आपको क्या क्या करना है, वो फंक्शन जिस पॉइंट पे 0 होगा उन सब पॉइंट्स पे आप लोग क्या बोलोगे, वो है डिसकंटिन्यूअस। ओके एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड। लाइक अगेन जो जीआईएफ में देखे उस टाइप के डायरेक्ट एग्जांपल्स है। हमको बोला है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हमको डिस्कस करना है। सो लॉजिक क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने अभी, कि सिग्नम के अंदर का फंक्शन जिस जिस पॉइंट पे 0 बनेगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। सो यहाँ पे अगर मैं सिग्नम के अंदर के फंक्शन को डिस्कस करूं तो वो है x³ माइनस x को 0 किया। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, कॉमन लेके इसको मैं क्वाड्रेटिक बना के सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो ये दिखेगा x into x² minus 1 और यू कैन से x into x minus 1 into x plus 1 equal to 0। सो यहाँ से मुझे तीन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे, 0, -1, +1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, यहाँ पे बिकॉज इक्वेशन क्यूबिक था तो आई गॉट 3 रियल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये तीन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस दिखेगा आपको, ठीक है। विद द सेम लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, सो यहाँ था सिग्नम ऑफ ट्वाइस cos x minus 1। अगेन लॉजिक तो सेम रहेगा अपना, सिग्नम के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको पुट कर दो इक्वल टू 0, ट्वाइस cos x इक्वल टू 1 या ट्वाइस cos x minus 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ट्वाइस cos x इक्वल टू 1 और यू कैन से cos x इक्वल टू 1/2। नाउ हमको कोई इंटरवल नहीं दिया है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, जनरल आंसर। cos का जनरल आंसर अगर आप रिकॉल करोगे तो इसी को आप लिखते थे cos x इक्वल टू cos ऑफ π/3। नाउ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल आंसर था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो यहां मैं लिखूंगा अपने पास x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये होगा अपने पास आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। इन सब पॉइंट पे अपने पास जो सिग्नम के अंदर का फंक्शन है वो बनेगा 0। थर्ड एंड फर्स्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर। फर्स्ट में क्यूबिक इक्वेशन दिया था, थर्ड में डायरेक्टली इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 3, इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर देंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो x² माइनस 3x प्लस x प्लस 3 equal to 0, that means x times of x minus 3 plus 1 times of x plus 3 x square minus 2x plus 3। अच्छा one more thing, यहाँ पे फैक्टराइज होगा नहीं अपने पास, बिकॉज जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को फैक्टर नहीं मिलेंगे,
तो अब ऐसे केस में समझना कि मैं इस पार्ट पे कमेंट कैसे करता हूं। यहाँ पे अगर यहाँ -3 होता तो ये फैक्टराइज हो जाता, बट अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पार्ट को ऐसा लिखता हूं, क्या इसी को आई कैन राइट एक्स स्क्वायर -2x + 1 + 2 = 0। ऐसा क्यों लिखा, ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हैं, क्या इसको आई कैन राइट x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर + 2 = 0। अब एक चीज समझना, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एट लीस्ट, और यू कैन से लीस्ट इट कुड बी 0। सो 0 या 0 से बड़ा नंबर +2, तो ये तो हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। मतलब आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, ये कभी भी क्या नहीं होगा, 0। तो आई कैन से यहाँ पे आपको x का एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। सो अपने आंसर्स क्या होंगे समझना। फर्स्ट पार्ट में आई कैन से वी हैव 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी which is -1, 0 and 1. सेकेंड केस में we have infinite points of discontinuity because जनरल आंसर मिला है which is 2n pi ± π/3। जो भी वैल्यू इस सिस्टम को फॉलो करेगी वो हर पॉइंट क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। थर्ड केस में आई कैन से वी हैव नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये जो ग्राफ है ये ऑलवेज क्या होगा अपने पास, कंटिन्यूअस। ओके, सो मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर व्हिच इज कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब तक हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल फंक्शन के केस में कंटिन्यूटी को ऑब्जर्व किया, देन कुछ स्पेशल फंक्शन के लेके लाइक जीआईएफ या सिग्नम में कंटिन्यूटी को ऑब्जर्व कैसे करते हैं वो सब देखा। अब हम देखेंगे अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, तो उस केस में कंटिन्यूटी कैसे वर्क करता है। सपोज करो f of x and g of x, these are the two functions, ठीक है। आई डोंट नो किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे नहीं है, बट मुझे कमेंट करना है कि f of g of x अगर x पे कंटिन्यूअस है is continuous at some x belongs to a, ठीक है। ये किसी x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है तो उसके लिए इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो समझना यहाँ पे दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन कि g ऑफ a, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसा बोलूं कि g ऑफ x जो है इट शुड बी कंटिन्यूअस, g ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सो पहली कंडीशन किस पे लगी, जो अंदर फंक्शन था उस पे, कि ये पूरा फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस तब होगा जब पहली कंडीशन की g ऑफ x क्या हो, a पे कंटिन्यूअस हो। सेकेंड कंडीशन, इसको ध्यान रखना, जो f ऑफ x है इट शुड बी कंटिन्यूअस, इट शुड बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू g ऑफ a। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। हमने क्या बोला कि f के अंदर g ऑफ x चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये g ऑफ x जो है ये x इक्वल टू a पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, पहली कंडीशन। सेकंड, जब आप यहाँ पे a पुट करोगे तो अंदर क्या बनेगा, g ऑफ a। तो ये जो g ऑफ a पॉइंट है इस पे जो आपका फंक्शन है अब ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट फंक्शन है उसका डिपेंडेंसी x पे नहीं है, बिकॉज उसके अंदर x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, g ऑफ x, तो उसका डिपेंडेंसी g ऑफ a पे आ गया। सो जो इनर मोस्ट फंक्शन था उसका डिपेंडेंसी a पे है, और बिकॉज आप उसमें a पुट करने वाले हो तो जो बाहर का फंक्शन है उसका डिपेंडेंसी किस पे आ गया, g ऑफ a पे। सिमिलरली अगर मैं इसी को रिवर्स ऑब्जर्व करूं, लाइक g ऑफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, g ऑफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो अब कंडीशन क्या बन जाएगा, अगेन जो अंदर का फंक्शन है वो तो a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब f of x should be continuous at x equal to a। और जो बाहर का फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे इस केस में इट इज g of x, it should be continuous at x equal to g of a, sorry g बाहर का f of a, so it should be continuous at x equals to f of a। वही सेम कंडीशन है, सिर्फ मैंने f और g को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज। अगर इसी को एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, सो सपोज करना f of x मेरे पास एक फंक्शन है mod x एंड g of x एक फंक्शन है which is x square plus 2। now I need to comment on continuity of
कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, इस पे कमेंट करना है। ठीक है, अब आपने ऑब्जर्व किया कि बाहर फंक्शन लिखा है एफ, अंदर क्या लिखा हुआ है जी। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये चेक कैसे होगा, जो अपने पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमने क्या कंडीशन दी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इस पार्ट को लेके कोई टेंशन नहीं है, मतलब फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। नाउ नेक्स्ट मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जी ऑफ 0। यही बात हुई थी अपनी कि जब आप उस वैल्यू को पुट कर दोगे तो x इक्वल टू कहां पे, g ऑफ 0 पे। g ऑफ 0 का मतलब ये हो गया कि x की प्लेस पे क्या पुट करने वाले हैं 0, तो ये g ऑफ 0 कितना आएगा 2। मतलब मुझे चेक करना है x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी। नाउ अगेन ये मॉड लिखा हुआ है, एक सिंपल से ध्यान रखो कंटिन्यूटी केस में, जब भी आप कंटिन्यूटी में मॉड को लेकर डिस्कस करते हो तो मॉड को साइड में रख दो, सिर्फ उसके अंदर का फंक्शन ऑब्जर्व करो। ठीक है, बिकॉज अगर अंदर का फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है तो मॉड उसकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं करता है कभी भी। ठीक है, मॉड एक चीज को डिस्टर्ब करता है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी, जो हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक अपना वो रहेगा डिफरेंशियबिलिटी। बट कंटिन्यूटी का मॉड पे इंपैक्ट नहीं होता। कहने का मतलब अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और आप उस पर मॉड लगा रहे हो तो वो अभी भी क्या रहेगा अपने पास कंटिन्यूअस, सिर्फ वो नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज करता है। तो सेम लॉजिक में बोलूंगा x इक्वल टू 2 पे ये जो फंक्शन था f ऑफ x, ये तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस था, ऑलरेडी पॉजिटिव था, मॉड का वैसे भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इस केस में अपना फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि f ऑफ g ऑफ x विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, यही बनेगा। f ऑफ g ऑफ x से ये था तो x की प्लेस पे फंक्शन पुट कर दिया विद, तो ये फंक्शन जो होगा ये ऑलवेज क्या होगा कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो इस कंडीशन को ध्यान रखो, जब भी हमको कंपोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। नाउ अगर मुझे चेक करना है कंपोजिट फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी तो उसका भी लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। ओके, नाउ इसी लॉजिक से कंपोजिट फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट कैसे करते हैं वो समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। क्वेश्चन ऐसा है अपने पास कि दो फंक्शन है, f ऑफ x दिया है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, g ऑफ x इज 1 अपॉन x माइनस 2। We need to discuss the continuity of f of x, g of x and f of g of x। बेसिकली तीनों फंक्शन को स्पेसिफिक डिस्कस किया है ताकि डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। इसमें से जो फर्स्ट दो फंक्शन है इनमें तो हमको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज इसको हम पहले भी देख चुके हैं। f of x है अपने पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का मतलब हुआ कि ये हुआ रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वी नो कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस, पर हमको एक ही चीज का ध्यान रखना था कि इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए नॉन जीरो, बिकॉज जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर क्या बनेगा 0 उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। बिकॉज डिफाइन किया था कि जब भी फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी बन जाएगी तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो इसका डिनोमिनेटर 0 कब बनेगा एट x इक्वल्स टू 1, तो मुझे बोलना चाहिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 is nothing but the point of discontinuity। So f of x का जो अपने पास point of discontinuity आया वो क्या आया x equals to 1। Similarly बाकी सब पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा continuous। Similarly for g of x में अपने को क्या बोला गया है g of x is nothing but 1 upon x minus 2। यहाँ भी सेम लॉजिक, ऊपर है कांस्टेंट फंक्शन, नीचे है अलजेब्रिक और यू कैन से पॉलिनोमियल। Both the functions are always continuous except at the condition कि इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए always non-zero। That means हम लोग बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो गया that is nothing but x equal to 2, वही इसका क्या हो गया point of discontinuity। Now f of x पे कमेंट करना, g of x पे कमेंट करना, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं था। मेनली हमको डिस्कस करना है f of g of x पे। सो अब एक चीज समझो कि इसको डायरेक्टली कमेंट कैसे करोगे या फिर पूरा सॉल्व करने के बाद जो आप लॉजिक यूज करते हो उस पर कमेंट कैसे करना है समझना। हमने अभी डिस्कस किया कि f ऑफ g ऑफ x कंटिन्यूअस तब होता था जब g ऑफ x क्या हो कंटिन्यूअस और g ऑफ a पे f क्या हो जाए कंटिन्यूअस। तो वहीं से डिसकंटिन्यूटी का भी लॉजिक आएगा। सबसे पहला मैं वो बोलूंगा
कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी discontinuous where g of x is discontinuous, एक तो ये पॉइंट, and at the point where g of x is equal to 1। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कैसे लिखा इसको समझना। मैंने बोला कि f ऑफ g ऑफ x उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। पहला, जहां पे g ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूअस। दूसरा, वो पॉइंट जहां पे g ऑफ x इक्वल टू 1 है। ये तो समझता है कि g ऑफ x अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डेफिनेटली f ऑफ g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। पर ये सेकंड लॉजिक कहां से आया इसको समझना। हमने कंटिन्यूटी कंडीशन में डिफाइन क्या किया था कि पहला, अगर x इक्वल टू a पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस चाहिए तो g ऑफ x इक्वल टू a पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। और उस a को पुट करने पे यहां बनेगा g ऑफ a, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अब जरा इन दोनों को ऑब्जर्व करना, मैंने इनके हेल्प से कमिट किया है। इनर मोस्ट फंक्शन तो डायरेक्टली हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, उसकी वजह से इनर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। सेकेंडली, जब हमने f ऑफ x को डिस्कस किया तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि f ऑफ x जो है वो x इक्वल टू 1 पे क्या है अपने पास, डिसकंटिन्यूअस था। अगर f ऑफ x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है तो इसको मैं सिंपल सा बोल सकता हूं कि जब भी f के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसका वैल्यू 1 बनेगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहीं से अपनी दो कंडीशंस मिली। इन दोनों कंडीशन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और दोनों ही अपने आंसर होंगे। फर्स्ट कंडीशन रहेगा जहां पे g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है। g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस कहां था, x इक्वल टू 2, तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया x इक्वल टू 2। दूसरा, वो पॉइंट जहां पे g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1। g ऑफ x जो फंक्शन था अपने पास वो था 1 अपॉन x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। इसको अरेंज करते हैं तो यही एक्सप्रेशन दिखेगा 1 इक्वल टू x माइनस 2 और यू कैन से x इक्वल टू 3। तो for the second part which is, or you can say for the third part which is f of g of x, हमारा आंसर होगा कि इसके दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, एक होगा x इक्वल टू 2, एक होगा x इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे इसको करने का एक मेथड और भी होता है। ये तो हो गया अपना मेथड 1। नाउ इसी के लिए एक मेथड और भी होता है, बिकॉज जो मेथड 1 है वो लॉजिकल है, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बनता है, बट कभी कभी ये क्लिक नहीं करता तो मेथड 2 भी यूज कर सकते हो, व्हिच इज प्योरली थ्योरेटिकल। f ऑफ g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस कहां कहां होता है। पहला पॉइंट जहां पे अपने पास g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस हो। दूसरा, आप इस फंक्शन को ही फाइंड आउट कर लो। हमने सीखा है f ऑफ g ऑफ x कैसे निकालते हैं। सो अपने पास f ऑफ x जो है वो कितना दे रखा है, इट इज x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 होल अपॉन x माइनस 1। तो इसी की हेल्प से आई कैन से कि f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, इट इज g ऑफ x प्लस 1 होल अपॉन g ऑफ x माइनस 1, ये बनेगा अपने पास। नाउ g ऑफ x का फंक्शन पुट कर दो, g ऑफ x कितना है, x माइनस 2, तो यहां पुट करते हैं f ऑफ g ऑफ x, ये बनेगा 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 दी होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, एलसीएम लेके x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 प्लस 1 मतलब x माइनस 1 दी होल डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस x या 3 माइनस x बेसिकली। ये अपना क्या बना, f ऑफ g ऑफ x। नाउ एज पर दी कंडीशन हमने क्या पढ़ा है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशो डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 0। देखो 3 माइनस x अगर 0 तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3, जो अपना था सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दोनों लॉजिक सेम है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल है और एक यू कैन से डायरेक्टली ऑब्जर्व करके भी चेक कर सकते हो, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए आंसर भी सेम आता है आपके पास। सो आई वुड रिकमेंड कि मेथड 1 को यूज करना, बिकॉज मेथड 1 में कैसा है, लॉजिकली आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। सो बी केयरफुल विद दिस पार्ट। सो कभी भी अगर हमको कंपोजिट फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी दोनों ही चेक करना है तो यही लॉजिक को ध्यान रखो कि f ऑफ g ऑफ x पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो g ऑफ x क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और f के अंदर जिस पॉइंट पे f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस था वही वैल्यू अगर g ऑफ x की बन गई तो वो पॉइंट भी क्या आएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सिमिलरली चाहो तो इसी केस में g ऑफ f ऑफ x का डिसकंटिन्यूटी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सिमिलर है बट पूछने की टेक्निक चेंज किया है, समझना और कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया था। इस क्वेश्चन में पहले एक y डिफाइन किया है, जो y है इन टर्म्स ऑफ t विच इज 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस t माइनस 2। नेक्स्ट जो t है दैट इज इन टर्म्स ऑफ x एंड वी नीड टू कमेंट ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ y। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को पहले समझ लो, बिकॉज मेनली इसमें क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन होता है। इसको मैं ऐसा लिखूंगा कि जो y है वो एज अ फंक्शन ऑफ t है। नेक्स्ट जो अपने पास t है दैट इज नथिंग बट अनदर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर मुझे y पे कमेंट करना है, इसका मतलब जो मेरा y है वो हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो दिस वाज द मेन ट्रिक जो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में दे रखा था। यहां पे मैंने क्या किया, पहले y को एक t का फंक्शन लिखा, ऑलरेडी वो t का फंक्शन था। जो t है वो x का फंक्शन था तो उसको x के फॉर्म में लिखा और मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिड्यूस किया। नाउ मुझे इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट करना है। हमने अभी सीखा है कि ये कहां डिसकंटिन्यूअस होता है। इट इज डिसकंटिन्यूअस वेयर g of x is discontinuous, where g of x is discontinuous, and it is also discontinuous at the points where g of x is equal to, अब मुझे चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x। वही हमने लास्ट टाइम किया था, g of x इक्वल टू पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x। ठीक है, अब f of x बोले f of t बोलो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं f of t का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of t। नाउ f of t में जो डिनोमिनेटर है वो जिस जिस पॉइंट पे जीरो बनेगा वो सब क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। सो वो क्या दे रखा है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये दिखेगा t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहां से दो पॉइंट आए हैं, t इक्वल टू माइनस 2 और t इक्वल टू प्लस 1। ये हो गए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of t। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of t हो गया। अब आएगा g of x which is nothing but t। g of x तो खाली डिनोमिनेटर था तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा अपने पास x इक्वल टू 1 पे, बिकॉज x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट जहां पे इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा अपने पास 0। नाउ अब मैं फाइनली कमेंट करूंगा किस पे, f of g of x पे या y पे। दोनों कंडीशन को यूज करते हैं। पहली कंडीशन, इट इज डिसकंटिन्यूअस वेयर g of x इज डिसकंटिन्यूअस। तो जब मैं बात करूंगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of g of x, सो पहला मुझे मिलेगा इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे अपना जो फंक्शन था उसका g of x क्या था, डिसकंटिन्यूअस। सेकेंडली हमने क्या बोला था, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट्स जहां पे g of x क्या होगा, f of x की डिसकंटिन्यूटी के बराबर। देखो जरा f of x की डिसकंटिन्यूटी क्या आई है, -2 और 1। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो g of x फंक्शन है इसको कंपेयर करेंगे -2 और 1 से। मतलब 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू -2, ये हुआ फर्स्ट केस, एंड 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। जब इसको अरेंज करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 इक्वल टू -12, मतलब यहां से मिलेगा x इक्वल टू 3/2। ये एक पॉइंट होगा डिसकंटिन्यूटी का। सेकेंड पॉइंट x इक्वल टू 3। सो ये अपने फाइनली 3 पॉइंट होंगे डिसकंटिन्यूटी के, which is x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3। अगेन मैंने जो सॉल्व किया है वो किया है यूजिंग मेथड 1। आप मेथड 2 भी यूज कर सकते हो। मेथड 2 का लॉजिक क्या था अपने पास, कि सबसे पहले देखो इस पूरे पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले मैंने क्वेश्चन को प्रॉपरली अपने फॉर्म में कन्वर्ट किया जिस फॉर्म में मुझे सॉल्व करना आता है। नाउ मेथड 2 का बात क्या था, मेथड 2 ने ये बोला था कि ये एक तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे g of x क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सेकेंडली मेथड 2 में आप फंक्शन ही डिराइव कर लेते थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां t है t की प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे और पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। फाइनली ऐसा ही इक्वेशन बनेगा जिसके रूट्स ये दोनों आएंगे बेसिकली अपने पास। वही लॉजिक हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया कि दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट
जहां पे g ऑफ x क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, एंड एट दी पॉइंट्स जहां पे g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -2 और 1, बिकॉज -2 एंड 1 आर दी पॉइंट जहां पे ये फंक्शन क्या हुआ था, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन था वो था find the number of points of discontinuity of y. So finally I can directly comment कि number of points of discontinuity of y will be 3, which are 1, 3/2 and 3. So this was all about continuity, और continuity के पार्ट को हम कैसे ऑब्जर्व करते थे, जितने भी केसेस थे हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिए। So that's it, we are done with continuity. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डिफरेंशियबिलिटी, इसी का कनेक्टिंग टॉपिक रहेगा, उसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा बेसिकली। सो अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई a function which is differentiable and how to check its differentiability.